गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। देखिए तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो और वीडियो क्लियर है पूरा? चलिए ठीक ठीक। चलिए ठीक है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे सीडीपी में, जो हम लोग का पिछला क्लास था उसमें हम लोग जो पढ़े थे वह आत्मनिरीक्षण विधि था। आत्मनिरीक्षण विधि को हम लोग कंप्लीट किए थे। पिछला क्लास में हम लोग आत्मनिरीक्षण विधि को कंप्लीट किए थे। ठीक है, सीडीपी में हम लोग आत्मनिरीक्षण विधि को पढ़ लिए थे। अब आत्मनिरीक्षण विधि के आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि हो गया था। इनका फर्स्ट क्लास है, इनका पहला क्लास है, वो हमसे बात कर लीजिएगा। नया बैच शुरू किए हैं उसमें आप ऐड हो जाइएगा, चाहे जिनका छूटा हुआ है। एक नया बैच शुरू हुआ है उसमें ऐड होकर आप उस शुरू से पढ़ें, बीच बीच में पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नया क्लास शुरू कर दिए हैं तो जिनको करना होगा क्लास, मेरा नंबर पहले आप नोट कर लीजिए, बोर्ड पर हम नंबर लिख रहे हैं और उस नंबर पर आप हमको बात कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9113124105, मेरा नंबर है। इस नंबर पर अगर आपको क्लास करना हो, झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए, जेटेट हो या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा। हम लोग पिछला क्लास में आत्मनिरीक्षण विधि देखे थे और आत्मनिरीक्षण विधि का गुण और दोष पढ़ लिए थे। अजय कुमार देखिए बोर्ड, अजय कुमार बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है सभी को ना? सुबह में क्लास ले रहे थे तो समस्या हो गया था, दिख नहीं रहा था। बोर्ड पर हम लिख रहे थे तो दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। अब जो सेकंड पढ़ना है वह है कथा कथन विधि। वह पढ़ना है हमको कथा कथन विधि। कथा कथन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, कथा कथन विधि। ठीक है, कथा कथन विधि क्या है? कथा कथन विधि को पहले समझ लेना है, उसको बाद में आपको नोट करना है। चलिए ठीक ठीक है। कथा कथन विधि क्लियर है? कथा कथन विधि क्या है? कथा कथन विधि क्या है इसको समझिएगा। ठीक है, पूरा सेटअप की करने में थोड़ा सा लेट हो गया। कथा कथन विधि क्या है इसको पहले समझेंगे कि यह विधि क्या कहता है। ठीक है, देखिएगा, यह जो विधि है इसमें क्या किया जाता है कि आदमी का अनुभव, अनुभव कहने का मतलब उसका एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए आपका जिंदगी जो है बचपन के साथ बढ़ते जाता है और आप बचपन के बाद किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था के बाद आप प्रौढ़ावस्था में जाते हैं और सारे अवस्था में जाने के बाद आपका अनुभव भी उसी प्रकार से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जब अनुभव बढ़ता है, जब आपके अंदर अनुभव बढ़ जाता है तो धीरे धीरे जो आपका पिछला जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, आप उसको किसी न किसी माध्यम में लिखना चाहते हैं कि हम इसको अपना जो पिछला अनुभव है उसको क्या करें, लिख दें। तो लिखने के लिए आप जब बैठते हैं और लिखते हैं तो उसको एक कथा के रूप में लिख देते हैं कि हमारा बचपन इस रूप में गुजरा, किशोरावस्था इस रूप में गुजरा, इसके बाद मेरा यह अवस्था चल रहा है, इसमें पीछे 2-4 साल पहले हम यह काम कर रहे थे। ठीक है, इसको आप कथा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कथा के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि किसी व्यक्ति का लेखा जोखा लिखते हैं, उसका उसका जीवन में कैसे वह पिछले जीवन में वह किस प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत किया है, इसका लेखा जोखा जिस विधि के द्वारा आप करते हैं उसी को हम लोग कथा कथन विधि कहते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर आप
अपने जीवन को या दूसरे के जीवन को, अगर दूसरे आदमी की कथा पढ़िएगा, दूसरे आदमी का कथा पढ़िएगा तो उसके जीवन की कथा पढ़ने के आधार पर उस व्यक्ति को या तो आप अच्छा मानते हैं या उस व्यक्ति को खराब मानते हैं। यहाँ दो केस हो सकता है, या तो व्यक्ति अच्छा हो सकता है या व्यक्ति खराब हो सकता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए उसका कथा पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यह इसका जीवन सही तरीके से गुजारा है, तो आप यही कहिएगा कि यह जो व्यक्ति है इसका जीवन अच्छा रहा था। यह जीवन अच्छा रहना या खराब रहना, यह जो हम लोग किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? कथा कथन विधि। एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए वो आप महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का जीवनी पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जीवनी पढ़ते हैं। इन लोगों के जीवनी पढ़ने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे, यहाँ यहाँ इनका जीवन में खराब गुजरा है, इन क्षेत्रों में इनको हम खराब मानते हैं। ठीक है? तो किसी भी आदमी को दो तरीके से आप लेखा जोखा कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। यह जो पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे आपके अंदर आता है, यह किस विधि के द्वारा आता है? यह मनोविज्ञान में कथा कथन विधि के द्वारा आप किसी को या तो पक्ष में बोल सकते हैं या विपक्ष में बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, इस विधि को आप क्या कीजिए? नोट कीजिए। ठीक है? कथा कथन विधि को क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है? देखिए इस विधि में नोट कीजिएगा, इस विधि में एकदम क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इस विधि में अनुभव तथा व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति का लेखा जोखा किया जाता है। व्यक्ति का लेखा जोखा किया जाता है। लेखा जोखा किया जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, मनोवैज्ञानिक इसी लेखा जोखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। नोट कीजिए। ठीक है? कथा कथन विधि नोट कीजिए। एकदम आपको क्लियर दिख रहा है, किन्हीं कोई परेशानी नहीं है? क्लास में जो जुड़े हैं उनका अटेंडेंस हम बना देते हैं। गुलशन कुमार कौन है? तो आप मैसेज कीजिए गुलशन, गुडी, श्रद्धा जुड़ी हुई है, जय, श्वेता, सुरंजन, क्या नाम है आपका? पॉल, पूरा नाम आपको पढ़ा नहीं रहा है। किरण, मदन, अपराजिता, ममता, सुधा, प्रमीला। चलिए गुड, बहुत अच्छा। गुलशन, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग गुलशन, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? पॉल गुड़िया, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इस विधि का दोष क्या है। देखिए अब जो भी कथा कथन आदमी लिखेगा, जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में मदन के बारे में ध्यान से समझिएगा, इस विधि का दोष समझिएगा। हमारे क्लास में मदन है और मदन के बारे में कोई आदमी लिख दिया, ठीक है? तो कोई भी आदमी अगर उनके जीवनी के बारे में लिख दिया तब तो
कही सुनी बात को ही सुनकर वह आदमी उनके बारे में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे बारे में कोई लिखेगा, तो मेरे बारे में लिखने के लिए आप किसी न किसी के माध्यम से जुड़िएगा कि उनका जीवन कैसा था, क्या करते थे। तो उस स्थिति में आप जो लिखिएगा वह कही सुनी बातों के आधार पर ही लिखिएगा, जिससे आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि उस व्यक्ति का सही में ऐसा ही व्यवहार था। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि व्यक्ति का सही व्यवहार का पता नहीं चल पाता है। कारण क्या है कि व्यक्ति कही सुनी बातों को सुनकर इस विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख देता है। क्वेश्चन जेटेट में यही पूछेगा कि कथा कथन विधि का निम्नलिखित में से क्या अवगुण है या क्या दोष है। तो आप क्या बनाइएगा, दोष इसका है कि व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पता नहीं चल पाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी के बारे में लिखता है, जैसे मान लीजिए कल ही हम महात्मा गांधी के बारे में लिख देंगे, तो महात्मा गांधी के बारे में लिखने के लिए 10 स्रोत से लिखेंगे। कुछ गूगल से पढ़ लिए, कुछ किताब से पढ़ लिए, कुछ किसी के बारे में जो पढ़े हैं या किसी से कोई टीचर से पूछ लिए, तो कुछ न कुछ हर एक लोगों से हम जानकारी इकट्ठा करके और उनके बारे में लिख देंगे। तो उनके बारे में लिखने के बाद हमको यह पता नहीं चल पाएगा कि क्या रियलिटी में महात्मा गांधी का व्यवहार ऐसा ही था। तो कथा कथन विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि व्यक्ति का सही व्यवहार के बारे में पता नहीं करा पाता है। दोष लिखिएगा, दोष दोष, इसका दोष लिखिएगा, दोष 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 लिखेंगे, दोष लिखिएगा, दोष दोष। इस विधि का सबसे बड़ा दोष, इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यक्ति के व्यवहार के बारे में सही सही नहीं बता पाता है, सही सही नहीं बता पाता है। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हो गया नोट? नोट हो गया होगा। ठीक है, अब तो बड़ा नोट हम कर लिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था। सब परेशानी आपका धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। 2-4 दिन में कैमरा भी आ जाएगा ना, तो फिर और दिक्कत नहीं होगा। जो क्लियर का जो प्रॉब्लम है वो भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब क्या था समझ गए। अब जो है इसका गुण, इस विधि का गुण क्या है, मेरिट क्या है। किसी का दोष होता है तो किसी का गुण भी होता है। गुण कहने का मतलब इस विधि का गुण को हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। गुण लिखकर डैश दीजिएगा, गुण। इस विधि के बारे में सबसे बड़ा इस विधि का गुण यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यह विधि नहीं रहता तो आज के समय में हम इतिहास में जितना जीवनी पढ़ते हैं, किसी के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उस समय जन्म लिए थे तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, वह क्या योगदान देकर हमारे देश के लिए गए, यह जो हमको जानकारी मिल जाता है, यह इसका जानकारी देने का स्रोत या इसको जानकारी देने का जो विधि है, इसी को हम लोग कथा कथन विधि के नाम से जानते हैं। गुण करके लिख लीजिएगा। इस विधि का सबसे बड़ा गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कथा कथन विधि से 3 क्वेश्चन पूछता है और तीनों क्वेश्चन आपको हम सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन का ही सामना करना है। कितना पढ़ा देंगे और क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कथा कथन विधि का सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो कथा कथन विधि का सर्वाधिक प्रयोग अगर आप किसी के पास्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसका पिछला जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो पिछला जीवन के बारे में हम लोग किसी के बारे में पढ़ते हैं तो किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग इतिहास के क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर कीजिएगा, हिस्ट्री ना, इतिहास। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कथा कथन विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है। ऑप्शन नंबर ए देगा व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर बी देगा व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर सी देगा व्यक्ति के चारों पक्ष के बारे में जानना। और डी देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा। चार पक्ष कहने का मतलब, चार पक्ष अगर हम कहो बोलते हैं मनोविज्ञान में, आपको समझना है चार पक्ष का मतलब सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शारीरिक। ठीक है, शारीरिक मतलब उस व्यक्ति का शारीरिक बनावट कैसा था, उस व्यक्ति का समाज में कैसा व्यवहार था, उसके पास कितना पैसा कौड़ी था, आर्थिक रूप से कितना मजबूत था। और संस्कृति का मतलब उस समय जो भी हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से वस्तुएं मौजूद थी, जैसे मान लीजिए मंदिर में पूजा पाठ करना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, यह जो चीज था उससे वह आदमी जुड़ा हुआ था कि नहीं। यह चारों पक्ष का जानकारी भी हमको क्या इस विधि के द्वारा मिलता है। आपका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन बोले हैं, अगर आपको इस विधि समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। चार ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिए थे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना। दूसरा ऑप्शन दिए थे व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानना। तीसरा ऑप्शन दिए थे व्यक्ति के चारों पक्ष के बारे में जानना। और डी नंबर दिए थे उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो बेझिझक आप आंसर देंगे। दो लोग ए दिए हैं, ये दिए हैं, सबका सही है। मदन का भी, प्रमीला का भी, गुडी का भी, श्रद्धा का भी, सबका सही है। सबका समझ में आ गया है। ठीक है, सबका सही है। ये बहुत, गुलशन का भी सही है, सुधा का भी सही, सबका सही है। ठीक है, बहुत सबका सही है। क्योंकि ये बोलिए सब चारों पक्ष क्यों नहीं हुआ, तो आप वो हर एक चीज जान सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उसके पास कितना पैसा कौड़ी है। जैसे आप मेरे बारे में हर एक जानकारी ले सकते हैं कि सर का शारीरिक बनावट इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, करिया गोर ऐसा दिखते हैं, ये बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि इनका समाज में क्या योगदान है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से बता सकते हैं कि सर मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लेकिन आप यह नहीं बता सकते हैं कि सर के पास कितना रुपया है। ठीक है, क्योंकि रुपया के बारे में कोई शेयर नहीं करता है। आप दूसरे की बात को सुनकर भी सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगला व्यक्ति के पास कितना रूप से वह आर्थिक रूप से मजबूत है। इसी कारण से इसका आंसर एक होगा, क्योंकि इसका व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में ही बताना इस विधि का काम है। दो क्वेश्चन समझ गए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कथा कथन विधि का उपरोक्त में से कौन सा दोष है। कौन सा दोष है। ऑप्शन नंबर ए देगा व्यक्ति के व्यवहार को जानना। ऑप्शन नंबर बी देगा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को जानना। ऑप्शन नंबर सी देगा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करना। और ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर कीजिए, सारे लोग आंसर कीजिए, सारे लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन फिर से बोले, क्वेश्चन फिर से सुनिए। कथा कथन विधि का उपरोक्त में से कौन सा दोष है। निम्नलिखित में से कौन सा दोष है कथा कथन विधि का। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के व्यवहार को जानना। ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना।
ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को जानना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जवाब देंगे? दो सभी तुरंत बताए हैं, दो सभी तुरंत बताए हैं। क्या लेट से आवाज आ रहा है क्या? डी के डी 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 वाले सही बता रहे हैं। बी, जो बी बता रही है गुड्डी, आपका ध्यान क्लास पर नहीं है क्या? कहाँ है आप? क्लास में रहिए। मदन, किरण, सबका सही है, केवल एक का गलत आया है गुड्डी का, बाकी सारे लोग सही हैं। क्लास में नहीं है, देखिए सारे लोग सही कर रहे हैं। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि आप क्लास पर फोकस कीजिएगा, एग्जाम निकलेगा, फोकस रहिए ना। तोड़ तोड़ का क्वेश्चन करा करा के पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप इधर उधर ध्यान भटकाइएगा, इससे होगा। चलिए नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ विधि, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगला जो हम लोग विधि पढ़ना है वह है वस्तुनिष्ठ विधि। अगला जो पढ़ना है वह है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि कहने का मतलब कौन था? पहला था का हो गया आत्मनिरीक्षण, दूसरा हो गया कथा कथन, थर्ड है ना, तीसरा है। तीसरा विधि है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर जेटेड एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन आपको इस विधि से 100% आना ही आना है, क्योंकि इसी विधि के द्वारा आप झारखंड में टीचर बनिएगा, तो इस विधि से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इस विधि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी विधि के द्वारा होना है। तो ध्यान से समझिएगा इस विधि क्या है और इस विधि के कितने भाग होते हैं। भाग भी पढ़ाएंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। देखिए ध्यान से पहले बात को समझिए कि वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है और यह विधि क्या है, उसके बाद आपको हम नोट कराएंगे। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में, इनका एग्जाम्पल है, हमारे क्लास में सुधा है। ठीक है, सुधा है। अब सुधा के व्यवहार के बारे में हमको जानना है कि सुधा का व्यवहार बिहेव कैसा है। ठीक है, तो हम 4 ऑप्शन आपके पास रख दिए कि सुधा सामाजिक है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती है। दूसरा ऑप्शन दिए कि सुधा स्वाभिमानी है, केवल अपनी बातों को या कोई भी काम अपने तरीके से अपने से करना चाहती है। तीसरा ऑप्शन दिए कि सुधा सामाजिक नहीं है, अपने में रहती है। ठीक है, और डी दिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। यह 4 ऑप्शन का प्रयोग जब तक उनके कांटेक्ट में नहीं जाइएगा कि है कैसे, उनका बिहेव है कैसा, तब तक आप इस चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। यह जो केस होता है जब एक आदमी के बारे में या एक प्रश्न के बारे में जानने के लिए आपके पास उसका जवाब 4 ऑप्शन के रूप में, 5 ऑप्शन के रूप में, 10 ऑप्शन के रूप में मिल जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। अब बोलिए कि मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ विधि का जरूरत क्यों पड़ा? तो मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ विधि का जरूरत केवल एक कारण के लिए पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण था किसी भी व्यक्ति का व्यवहार को जानना। ठीक है, अब व्यक्ति का व्यवहार या तो अच्छा हो सकता है या तो खराब हो सकता है। मेरा व्यवहार आपके साथ या तो अच्छा हो सकता है या तो खराब हो सकता है। अगर आपको हम डांट देंगे अभी तुरंत क्लास में, तो आप बोलिएगा कि मास्टरवा एकदम खराब है, या तो आप बोलिएगा कि खराब है। लेकिन अगर आपसे हम अच्छे से बात करेंगे, आप यही बोलिएगा कि सर का बिहेव अच्छा है। तो या तो 2 केस होता है, या तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है, उसका व्यवहार अच्छा हो सकता है, या तो खराब हो सकता है। ये अच्छा और खराब व्यवहार के बारे में जो हमको पता कराता है वो कौन विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ विधि का मनोविज्ञान में केवल एक ही चीज के लिए प्रयोग किया गया, वह था व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाने के लिए। अब बोलिए कि व्यवहार का पता लगाना ही इसका उद्देश्य क्यों था सर? तो क्योंकि अभी आपको जब पहला क्लास हम पढ़ाए थे, जब इसका साइकोलॉजी का स्कूल बता रहे थे, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है वह व्यवहारवाद को अपनाया है। और व्यवहारवाद के ही अंतर्गत पूरा मनोविज्ञान को पढ़ा जा रहा है। इसी कारण से इस विधि के द्वारा
मानव के व्यवहार का ही पता लगाया जाता है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा कि वस्तुनिष्ठ क्या है, इसकी क्यों जरूरत है और इसका जरूरत मनोविज्ञान में क्यों पड़ा, सारा चीज आपको हम क्लियर करा दिए हैं, नोट कर लीजिए। इस विधि इस विधि इस विधि में इस विधि में व्यक्ति इस विधि में व्यक्ति के द्वारा इस विधि में व्यक्ति के द्वारा जब अन्य किसी व्यक्ति जब अन्य किसी व्यक्ति के व्यवहार का के व्यवहार का के व्यवहार का के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है तो उसे वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है तो उसे वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है। नोट कीजिए जल्दी। तो उसे वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है। ये क्वेश्चन जेटेड के लिए हम लिख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन यही पूछेगा वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आंसर होगा मानव के व्यवहार का परीक्षण करने के लिए या अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। हो गया होगा नोट फटाफट कीजिएगा, हाथ थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा तो ज्यादा पढ़िएगा। हो गया सबका? चलिए हो गया, गुड। देखिए अब क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि के 11 भाग होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि के 11 गो भाग होते हैं। यही 11 गो भाग के द्वारा, यही 11 गो तरीका के द्वारा मानव के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। यह 11 भाग विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। ठीक है, हम सारा आपको नोट करा रहे हैं और उसके बाद एक एक को हम समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, नीचे लिखिएगा पहला पॉइंट, वस्तुनिष्ठ विधि में 11 भाग होते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि में 11 भाग होते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि में 11 भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो है उसको बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, मानव के व्यवहार को आप प्रयोग के द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे संपर्क में है, नया नया आया है, ठीक है, और उसके व्यवहार को हमको जानना है, तो कुछ ऐसा हम क्रिएट कर दें। जैसे मान लीजिए कोई नया आदमी आ गया और वह हमारा विश्वासी है कि नहीं है, और उसके सामने हम 500 रुपया का नोट गिराते हैं और उसके बाद वह धीरे से अगर उसको उठा कर रख लेता है, हमको नहीं बताता है, हम अपने अंदर से दो चीज ऑप्शन निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि बाद में दे दे, या ये भी निकालेंगे कि लग रहा है कि चोर है, ठीक है, हमको देगा नहीं। तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा कि हो सकता है कि अभी देना भूल गया हो, बाद में देगा, या ये भी मेरे दिमाग में चलेगा, या हो सकता है कि व्यक्ति चोर है, इसके साथ हमको संपर्क बढ़ाना सही नहीं रहेगा। यह कौन विधि हो गया? प्रयोगात्मक विधि। वस्तुनिष्ठ विधि का यह पहला विधि है, प्रयोगात्मक विधि। इस विधि को बताने वाले जो व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था विलियम वुंड। विलियम वुंड, विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड, क्लियर। सेकंड जो है
वह है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि, ठीक है। जीवन इतिहास विधि को जो दिए हैं उनका नाम है टाइडमैन। टाइडमैन 2016 का डेटेड का क्वेश्चन है। जीवन इतिहास विधि को कौन दिया था वस्तुनिष्ठ विधि को बताने के लिए? जीवन इतिहास विधि को दिए हैं टाइडमैन, ठीक है। तीसरा आपका है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि को देने वाले हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, ठीक है। 4 नंबर आपका है उपचारात्मक, उपचारात्मक विधि। पहले नोट कर लीजिए फिर समझा देंगे। उपचारात्मक विधि, उपचारात्मक विधि को जो दिए हैं उनका नाम है पावलोव। पावलोव, पावलोव, ठीक है। पावलोव, क्लियर? क्या हो गया? हाँ हाँ वही है, सही है, चलिए ठीक। नहीं दिख रहा है क्या? डी लग रहा है, डी है, डी डी। ब्रूट फेरिक स्किनर पूरा नाम है इनका, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीएफ स्किनर। चलिए 4 नंबर हो गया उपचारात्मक विधि, पावलोव हो गया। 5 नंबर लिखिएगा विकासात्मक विधि। विकासात्मक, विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि, इसको दिए हैं सी एल हल। सी एल हल कल क्लास में पूछने वाले हैं, कल क्लास में 9 से पूछेंगे कि विधि, क्योंकि एक क्वेश्चन का 100% आएगा कौन विधि कौन दिया है, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट, जीवन इतिहास विधि टाइडमैन, निरीक्षण विधि बीएफ स्किनर, उपचारात्मक विधि पावलोव, विकासात्मक विधि सी एल हल। हो गया? हो गया? नोट कीजिए जल्दी। दिखने में कोई परेशानी नहीं है, अगर क्लियर दिख रहा है ना। सुबह में परेशानी हो गया था, वही कारण है कि हम उस वीडियो को डिलीट कर दिए हैं। कल फिर पढ़ाएंगे, जो आज क्लास 2 बजे हुआ था उसको कल हम फिर कराएंगे। परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि फिजिक्स का जो टॉपिक था तो थोड़ा सा लेंदी और हार्ड टॉपिक है, तो हमको लगा कि क्लास को ही उसको कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर है सर? चलिए चलिए, हो भी क्या होगा। नेक्स्ट लिखिएगा मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण विधि। नेक्स्ट 6 नंबर मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण विधि को कौन दिया है? सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषण विधि को कौन दिया है? सिगमंड फ्रॉइड। लिख लीजिएगा मनोविश्लेषण विधि। 6 नंबर मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण विधि ये दिया है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। 7 नंबर लिखिएगा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि कौन दिया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे, नॉट पियाजे, जीन पियाजे। प्याज वाज मत नहीं लिखना है, पियाजे बोले है ना, जीन पियाजे। 8 नंबर सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी, सांख्यिकी विधि, सांख्यिकी विधि कौन दिए हैं? टीचनर। टीचनर लीजिए बता दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आएगा जेटेड में, इसको भी टाइप कर लीजिए। सांख्यिकी विधि कौन
दिए थे टीचर। 9 नंबर परीक्षण विधि, परीक्षण विधि थॉर्नडोइक, परीक्षण विधि कौन दिया था? थॉर्नडोइक, ठीक है। 10 नंबर इंटरव्यू विधि, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि कौन दिया है? हर्बर्ट, 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 ठीक है। लास्ट है 11 नंबर प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली, प्रश्नावली विधि की कौन दिए हैं? सुकरात। प्रश्नावली विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम है सुकरात। नोट कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन बताया है, इसको टिक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, जेटेड के लिए। बाकी लेकिन आपको सब याद होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि सर तब को बताइए ये आएगा एग्जाम में, बाकी भूल गए, हम नहीं आया तब तो करिए एग्जाम को, ठीक है। तो गाड़ी सुनने वाला काम नहीं करना है, सब पढ़िएगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भूलिएगा नहीं। सांख्यिकी विधि जो है वो कौन दिया है? टीचर। नोट कीजिए जल्दी, हो जाएगा। मैं तुरंत मैसेज करेंगे कि हो गया है। आगे हम पढ़ाएंगे प्रयोगात्मक विधि। एक एक पढ़ा रहे इसको, एक एक पढ़ाएंगे, एक एक विधि पढ़ाएंगे पूरा। 11 विधि पढ़ा रहे हैं ना, 11 विधि पढ़ा रहे हैं। पहला कौन था? पहला था आपका प्रयोगात्मक विधि, पहला से शुरू कर रहे हैं 11 तक चलेंगे, प्रश्नावली विधि तक, ठीक है। 11 में पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं आपको, परेशान नहीं होइएगा। वस्तुनिष्ठ विधि को 11 भागों में बांटा गया है, और 11 भागों को आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि कोई चीज नहीं काट रहे हैं, ठीक है। हो गया है। पहला हेडिंग दीजिए प्रयोगात्मक विधि। पहला आपका कौन विधि है? पहला जो था आपका प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। जन्मदाता अभी तुरंत आपको हम बताए हैं, जन्मदाता कौन थे इसके? विलियम उंट, बताए हैं तुरंत बताया, विलियम उंट, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधि सबको समझ में आ गया है कि वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग काहला होता है? मानव का व्यवहार का अध्ययन करना ही वस्तुनिष्ठ विधि का मुख्य उद्देश्य था। आपको तो क्लियर हो गया। और वस्तुनिष्ठ विधि को ही कई भागों में बांटा गया है? 11 भागों में बांटा गया है। तो सारा का एम क्या रहेगा? मानव का व्यवहार का अध्ययन करना ही, क्योंकि वस्तुनिष्ठ विधि का उद्देश्य है मानव का व्यवहार का अध्ययन करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस विधि का भी, इस विधि का उद्देश्य क्या रहेगा? मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। लेकिन कैसे किया जाता है इस चीज को समझना, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में सुरंजन है, हमारे क्लास में सुरंजन है, अभी यह किस स्थिति में रूम में बैठे हैं अपने घर में, हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, ठीक है। सुरंजन जिस स्थिति में अपने घर में बैठे हैं, इनका अब ये जान रहे हैं और हम जान रहे हैं। इनके इस पूर्व निर्धारित स्थिति के को जब व्यक्ति अपने तरीके से अनुमान के आधार पर इनके व्यवहार के बारे में जब बता देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। मतलब प्रयोग कर देना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ भी या तो सुरंजन अच्छे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ उनको तो देख नहीं रहे हैं कि खाटी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कि चौकी बैठ के पढ़ रहे हैं, कि छाजा पर पढ़ रहे हैं, कि दीवार पर पढ़ रहे हैं, ना कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम यहीं से आधार पर इनके व्यक्तित्व, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद इनको हम अपने तरीके से इनके व्यवहार को जज कर लिए कि सुरंजन पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दो कंडीशन होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ विधि में ऑप्शन होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो दोनों। कुछ क्षेत्र में आप कहिएगा कि सर दोनों कैसे, तो कुछ सब्जेक्ट में सुरंजन तेज हो सकते हैं,
जैसे मान लीजिए मैथ्स में तेज होंगे, इंग्लिश में तो तेज होंगे, लेकिन हिस्ट्री में कमजोर हो सकते हैं, या हिस्ट्री में तेज होंगे तो मैथ्स में कमजोर होंगे। सारे लोग हर एक सब्जेक्ट में तेज हो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनके पूर्व निर्धारित स्थिति के आधार पर जब इनके बारे में बता दिए, इसी को क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। इसके जन्मदाता कौन है, विलियम वुंट है, ठीक है। इसी इसी विधि के बारे में बताते हुए एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जब तक आदमी के व्यवहार के बारे में पता न चले, क्योंकि सारे लोग आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ से बैठे हुए हम नरेंद्र मोदी के व्यवहार के बारे में जब पता लगा दिए कि वह आदमी का व्यक्तित्व कैसा है या उनका व्यवहार कैसा है, और घर बैठे हुए उनके बारे में जान गए, तो यह सबसे बड़ा योगदान किस विधि का है, उस प्रयोगात्मक विधि का है। इस कारण जेम्स ड्रेवर ने कहा कि प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान को अधूरा माना जाएगा। अगर मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि नहीं रहता तो शायद मनोविज्ञान जितना तेजी से विकास किया है, चाहे जितना लोग इसको पढ़ने लगे हैं, यह अधूरा सब्जेक्ट रहता है। इसको पूर्ण सब्जेक्ट के रूप में हम लोग नहीं जान पाते। इसी कारण से विलियम वुंट को मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि लाने के लिए और इनका योगदान देने के लिए फ्रांस के सरकार ने इन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार से भी नवाजा था कि अगर ये आदमी नहीं रहते तो शायद मनोविज्ञान में नहीं रहता। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है, मनुष्य के बारे में जो स्थिति में वो बैठा हुआ है, पूर्व निर्धारित स्थिति में बैठा हुआ है, उस आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन कर देना ही प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। हमको उम्मीद लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आपको डाउट नहीं होगा, थ्रू समझाए हैं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पूर्व निर्धारित स्थिति, और रिकॉर्ड वाला क्लास नहीं रहेगा ना, रिकॉर्ड क्लास हम नहीं कर रहे हैं ऐसे। अब ये क्लास में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो छूटेगा अपना, समझिए। पूर्व निर्धारित स्थिति के आधार पर, क्योंकि बहुत लोग की आदत हो गया रिकॉर्ड देखने वाला, क्लास में रिकॉर्ड बंद कर दिए हैं, पढ़िएगा क्लास में आइएगा, पढ़िएगा नहीं आइएगा आपका छूटेगा। पूर्व निर्धारित स्थिति के आधार पर, क्योंकि जुलाई अगस्त में एग्जाम होना है, अगस्त में एग्जाम होना है, नहीं पढ़िएगा तो अपना झाल जोड़त रहिए फिर 2-3 साल और 28 में फिर वैकेंसी आएगा। पूर्व निर्धारित स्थिति के आधार पर मानव व्यवहार, पूर्व निर्धारित स्थिति के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। पूर्व निर्धारित स्थिति के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन क्या है, प्रयोगात्मक विधि है। क्लियर है? नेक्स्ट जरा आप लिख लिए होंगे, इधर लिखिए। जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है, मनोविज्ञान अधूरा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस विधि के द्वारा मानव एवं पशु दोनों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होता है। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होता है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी। यह था आपका प्रयोगात्मक विधि। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पूछने की पूरी आजादी है। अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट लगे, मन में कोई प्रश्न आ रहा होगा, तो आप अपनी शांति जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि मन में प्रश्न रहना सबसे घातक सिद्ध होता है एग्जाम में। ठीक है, अगर किन्हीं को मन में कोई भी किसी प्रकार का अलूल जलूल क्वेश्चन जो भी आ रहा है, आप मेरे सामने रखें, आपका आंसर हम देंगे। नोट कर लिए होंगे तो ये बोलना है कि हो गया है, आगे पढ़ाइए। नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आप नोट किए हैं कि नहीं किए हैं। हो जाने के बाद मैसेज कर देना है कि हो गया है। उधर भी हो गया है ना, लिख लिए ना? नहीं हुआ है? इधर अगर जिनका छूटा होगा तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। दोनों चीज है। हो गया है, क्लास से हो गया है। फर्स्ट वाला नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो आराम से लिखिए, कोई बड़ी नहीं है। फर्स्ट वाला करा रहे हैं, देखिए लिखिए लिखिए लिखिए। हम साइड में भी हो गए हैं, आराम से लिखिए। तब से दोनों बोर्ड को एडजस्ट करके हम कैमरा लगाएंगे कि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हो गया है। हो गया, हो गया, चलिए सही है, हो गया। चलिए, बहुत वेरी गुड। क्लास के बाद आप कॉल कीजिएगा, ठीक है? क्लास के बाद आप सुधा कॉल कीजिएगा हमको, ठीक है? क्लास के बाद आप कॉल कीजिएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट विधि है जीवन इतिहास विधि। जीवन, हाँ ठीक, हाँ क्लास के बाद कीजिएगा। पशु के व्यवहार के बारे में कैसे जानेंगे सर? कैसे जानेंगे सर? पशु के व्यवहार के बारे में कैसे जानेंगे? आप बाजार गए हैं, पशु के मेला में गए हैं मदन कुमार, पशु के मेला में जब जाते हैं जानवर खरीदने, गाय बैल, ठीक है, तो आपको पता लगाना चाहते हैं कि हमारा बैलवा मरखा है कि नहीं है, हमारी गाय बढ़िया से रहेगी कि नहीं रहेगी, मारेगी तो नहीं, उठा के बिक तो नहीं देगी, घर ले जाते तब तो आप क्या कीजिएगा? उसके पास जाइएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप पशु को नहीं देखिएगा तब तक उसके व्यवहार को नहीं जान पाइएगा। कि गाय तो बहुत है, आदमी नहीं है कि उसके बारे में उस फलना आदमी है उसके बारे में हमको व्यवहार जानना है। गाय का तो कोई नामकरण नहीं होता है, फलना गाय ऐसा नहीं है। गाय मतलब कोई भी गाय, तो उसके सामने आप जाइएगा तो उसके व्यवहार को कैसे जानिएगा? तो प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग करने के लिए मतलब उसको छुएगा, पीछे से लात चलाएगा तो समझ जाइएगा कि मरखा बैल है, खरीदना सही नहीं है, ठीक है? अगर उससे भी नहीं तो आगे से मुंह के सामने जाइएगा, ऐसी से सींग करेगा, समझ जाइएगा कि होगा कल्याण, नहीं लेना है। समझ गए? जीवन इतिहास विधि। सेकेंड है आपका जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि सेकेंड है आपका जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, जन्मदाता कौन है? हर घर में यूज करते हैं टाइड, वही टाइड मैन लगा देना है। जन्मदाता टाइड मैन, टाइड मैन मत लिखिएगा ना, टाइड टाइड मैन, ठीक है? टाइड मैन नामे से लग रहा है, नामे से लग रहा है कि व्यक्ति के जीवन के जो पिछला जीवन गुजरा हुआ है, ठीक है,
उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जो हमको जिस विधि के द्वारा हमको पता चलता है वह जीवन इतिहास विधि कहलाता है। ठीक है, लगभग मनोविज्ञान के इस विधि के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, हर एक चीज बोर्ड पर लिखवाना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ बातों को आप ध्यान से सुना भी कीजिए ना, सुनिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान के इस विधि के द्वारा सारे लोगों के अच्छाई और बुराई, या तो उसका अच्छाई व्यवहार या उसका खराब व्यवहार, बुराई व्यवहार, दोनों व्यवहार का पता इस विधि के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। इस विधि में इस विधि में इस विधि में व्यक्ति इस विधि में व्यक्ति के विशिष्ट इस विधि में व्यक्ति के विशिष्ट इस विधि में व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन कर उसकी अच्छाई एवं खराबी के बारे में पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है, बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोई ऐसा हमारे क्लास में नहीं है होंगे जो डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे। सारे लोग गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, ठीक है, दिखवाने, तो डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो डॉक्टर पहले क्या पूछता है, जाइएगा डॉक्टर बोलेगा नाम क्या है, तो नाम बोलिए फलना कुमार, फलना कुमारी, फलना नाम लिख लीजिएगा। पूछे क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, आप बताइएगा कि सर 10 दिन से बुखार है, 15 दिन से ही है, बोलिएगा। फिर पूछेगा आपका इतिहास के बारे में कि आप कौन कौन दवाई पहले कुछ खाते थे, पहले से और कोई बीमारी है, ठीक है, पहले और कोई बीमारी के दवाई इलाज कराए हैं, पिछले जो भी इलाज कराए हैं उसका रिपोर्ट लाए हैं तो दिखाइए हमको। इसका मतलब जो पुराने इतिहास के बारे में आपको जो जानकारी प्राप्त करता है वह इस विधि का ही देन है। कहने का मतलब इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ही किया जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जहां आप इलाज कराने जाते हैं और आपकी पुरानी जानकारी, आपके पुरानी इतिहास के बारे में न पूछता हो। बिना आपका पूरा जानकारी प्राप्त किए हुए वह दवाई नहीं लिखता है, पुरानी जानकारी हासिल कर लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि फलना जांच कराइए कराइए कराइए, उसके बाद हमको लेकर आइए, उसके बाद हम क्या करेंगे, दवा लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस विधि के द्वारा, इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। इस विधि का इस विधि का इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, इस क्षेत्र में किया जाता है किया जाता है। ठीक है, इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिएगा। इस विधि के प्रयोग के द्वारा ही इस विधि के प्रयोग के आधार पर ही किसी समस्या का निदान किया जाता है।
किसी समस्या का निदान किया जाता है। नोट कीजिए, इस विधि के प्रयोग के आधार पर ही किसी समस्या का निदान किया जाता है। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे सारे लोग। यहाँ तक सभी को समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इन्हीं को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। श्वेता, कोई परेशानी है तो बोलिए आप लोग को। ठीक है, मैं हमको उम्मीद नहीं है कि आपको परेशानी होना चाहिए। यहाँ तक नहीं है परेशानी किसी को? इन्हें कोई परेशानी है यहाँ तक? बोलिए, इन्हें कोई परेशानी है यहाँ तक समझने में? नहीं है। पशु का नो सर, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए हम लोग का गुलशन कुमार क्लास में रहिए ना। क्लास में से लीव क्यों कर जाते हैं? कम रहिए, कंटिन्यू पढ़िए घंटा। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या गुलशन कुमार? नेटवर्क इशू है? नेटवर्क इशू है क्या? चलिए, जिनका छूट गया होगा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। जिनका अगर छूट गया होगा बीच बीच में तो रिकॉर्डेड क्लास आप देख लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड भी है, देख लीजिएगा। लेकिन उम्मीद क्लास में रेगुलर क्लास में रहिएगा। रिकॉर्ड देखने का फायदा यह कुछ नहीं है। रिकॉर्ड देखिएगा, आपको जो डाउट होगा नहीं पूछ पाइए। लाइव क्लास कीजिएगा, जो डाउट होगा सामने रखिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करके आइएगा, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। कल सारे टॉपिक को हम कराने वाले हैं। ठीक है, इसको ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा। चलिए, थैंक यू सभी को, थैंक यू। गुड नाइट सभी को, सबको। चलिए बहुत अच्छा। आपको भी थैंक यू, थैंक यू।